नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात और मैं हूं आपके साथ अभिलाष मिश्रा। आज कांग्रेस ने दतिया उपचुनाव जीत लिया है। दतिया मात्र एक विधानसभा के उपचुनाव की सीट नहीं थी। दतिया दरअसल प्रतिष्ठा का सवाल थी नरोत्तम मिश्रा के लिए। दतिया दरअसल संजीवनी थी जीतू पटवारी के लिए। और दतिया दरअसल लिटमस टेस्ट था बीजेपी के उस संगठन का जो नई नवेली टीम के साथ पहला उपचुनाव में उतरी थी। दतिया सरकार के कामकाज की समीक्षा का द्योतक भी हो सकता है और दतिया केंद्र में मोदी सरकार की नीतियों की जनता के द्वारा दी गई प्रतिक्रिया भी हो सकती है। दतिया उपचुनाव कांग्रेस ने वापस से जीता है तो जाहिर सी बात है कि सवाल तो उठेंगे। दुनिया के सबसे बड़े संगठन के लोग एक उपचुनाव को आखिर मध्य प्रदेश में क्यों नहीं बचा पाए? बीजेपी का बूथ मैनेजमेंट, पन्ना प्रमुख, अर्ध पन्ना प्रमुख, संगठन के पदाधिकारियों की फौज, विधायक, मंत्री, सांसदों की ड्यूटी क्यों काम नहीं आई? और कांग्रेस ने ऐसा क्या कर दिया कि दतिया की जनता को बीजेपी से ज्यादा भरोसा कांग्रेस के ऊपर हो गया? मनमुटाव तो दोनों तरफ थे, भीतरघाती तो दोनों तरफ थे। फिर कांग्रेस कैसे जीत करके ले आई इस पूरे समर को? और बीजेपी अब किसे जिम्मेदार बताएगी? किसे बलि का बकरा बनाया जाएगा? नरोत्तम मिश्रा के ऊपर कार्रवाई क्या तय है या संगठन का कोई पदाधिकारी जिम्मेदारी लेगा? संगठन के मैनेजमेंट की बात कीजिए, संगठन के मीडिया मैनेजमेंट की बात कीजिए, या फिर संगठन की रणनीति की। कहां कहां चूक हुई, कौन कौन है जिम्मेदार? इसी पर करते हैं आज आपकी बात। बहुत कम मौके मिलते हैं विपक्ष को, खासतौर से कांग्रेस को, मध्य प्रदेश में मुस्कुराने के, जश्न मनाने के, पटाखे फोड़ने के और मिठाइयां बांटने के। आज वो दिन है। घनश्याम सिंह एक ऐसा चेहरा थे जो बहुत ही सहज, सुलभ और बहुत ही आम इंसान की तरह मिलते थे, लेकिन वो राजघराने से ताल्लुक रखते थे। आप सोचिए, राजघराने का व्यक्ति, उसकी छवि क्या है कि बहुत ही पोलाइट है, आम आदमी से मिलता है, किसी को परेशान नहीं करता है, कोई घमंड नहीं है। वो जीत गए। और इधर बीजेपी के नेता, जिन्हें कहा जाता है कि बीजेपी तो बहुत छोटी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, उसके नेताओं का गुरूर ऐसा कि वोटर्स ने कहा भैया कांग्रेस को जिता लेंगे, घनश्याम जी को वोट कर लेंगे, आप तो दूर ही रहो, आप तो माफी कर दो। अब जाहिर सी बात है कि जब जीत मिल गई है तो घनश्याम सिंह इसका क्रेडिट किसे दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं? और जीतू पटवारी, जिनके लिए बहुत बड़ी ये चुनौती थी, संगठन के लिए बड़ी चुनौती थी, अगर वो जीत कर आए हैं तो वो क्या कह रहे हैं? दोनों के बयान सुनिए। जनता ने मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है, कांधों का ताज मैंने पहना दिया है और मैं समझ रहा हूँ, मैं चिंतित भी हूँ कि जनता की आशाओं पे कैसे खरा उतरूंगा। पूरी मेहनत करूंगा, पूरी ताकत लगा दूंगा जनता के इस विश्वास पे खरा उतरूंगा। मैंने पूरे देश को, प्रदेश को मैसेज दिया कि भारतीय जनता पार्टी की जो अखंड अहंकार और रिवेंज की पॉलिटिक्स है, भ्रष्टाचार की पॉलिटिक्स है, सत्ता के दुरुपयोग की पॉलिटिक्स है, उसका प्रतिकार किया। एक नई दिशा में प्रदेश को ले जाने के लिए रास्ता दिया। साथ ही राहुल गांधी जी के नेतृत्व को देश पसंद करने लगा है। राहुल गांधी जी के उठाए मुद्दों को दतिया की जनता ने सील लगा। राजेंद्र भारती जी, जब उनसे संघर्ष हो रहा था, पूरी पार्टी उनके साथ थी। और ये जो टिकट का वितरण हुआ, उनसे पूछ के हुआ। और अगर फिर कोई किसी प्रकार का पार्टी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश होगी तो पार्टी ने उसको संज्ञान में लिया और निर्णय लिया। वहीं इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी में अब ऊहापोह की स्थिति है। जैसे जैसे राउंड्स के परिणाम आ रहे थे, बीजेपी के ऑफिस में हलचल थी। और आपको जानकर हैरानी होगी कि हलचल ऐसी थी, लेकिन डिप्टी सीएम के अलावा कोई बड़ा कद्दावर मंत्री या नेता या संगठन का पदाधिकारी कार्यालय में मौजूद नहीं था। उन्हें लग ही नहीं रहा था कि हम चुनाव हार सकते हैं। वो इसके लिए भी तैयार नहीं थे और आखिरकार वो परिणाम आ गया। आशुतोष तिवारी कह रहे हैं कि कई राम होते हैं और कई लोग रावण होते हैं। वो किससे रावण कह रहे हैं, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। और जाहिर सी बात है कि अब जब पार्टी हारी है तो दो ही कारण हो सकते हैं। या तो संगठन कमजोर था, उसकी रणनीति कमजोर थी, प्रत्याशी का चुनाव गलत था जो आलाकमान ने किया और संगठन ने किया, या फिर यह स्वीकार कीजिए कि नरोत्तम मिश्रा पार्टी से बड़े हो गए दतिया में और उन्होंने चुनाव हरवा दिया। मुसीबत तो
मोल लेनी ही पड़ेगी, पर किसी ना किसी को तो बलि का बकरा बनाया जाएगा। तो अब आशुतोष तिवारी किसे दोषी मान रहे हैं, किसे जिम्मेदार मान रहे हैं, और हेमंत खंडेलवाल क्या इशारा कर रहे हैं कार्रवाई के नाम पर, दोनों के बयान सुनिए। भीतर गातियों की अपनी फितरत है, वो अपनी फितरत बदलें। राजनीति में आवश्यक नहीं है कि हम पवित्रता के साथ नहीं जी सकते, पवित्रता के साथ जीने वाला भी राजनीति कर सकता है, पर इस मुगालते में रहने की आवश्यकता नहीं है कि कोई आशुतोष का शिकार कर सकता है। कई बार ज्ञान होना ये अलग बात है, पर वो ज्ञान का व्यवहार में नहीं आना ये अलग बात है। नॉलेज और बिहेवियर में अंतर है। नॉलेज रावण को भी थी, पर बिहेवियर राम का था, इसलिए भगवान राम हर घर में पूजे जाते हैं, और रावण का कैरेक्टर नहीं था, ज्ञानवान केवल वो था, इसलिए हर क्षण जलाया जाता है। बीजेपी में रावण मुझे नहीं पता, पर मैं जो कह रहा हूं उसे समझिए कि सब को अपने अपने कैरेक्टर की राजनीति करनी चाहिए। निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के लिए अनुशासन सर्वोपरि है, और कोई भी कार्यकर्ता चाहे किसी पद पे हो, उसको अनुशासन में ही रह के भारतीय जनता पार्टी का काम करना चाहिए, ऐसी पार्टी अपेक्षा करती है। और इसलिए अनुशासन को बनाए रखने के लिए अगर कोई दोषी होगा तो निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई की जाए। सीएम मोहन यादव इस पूरे चुनाव परिणाम को कैसे देख रहे हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया आई है, वो भी आपको सुनाते हैं। यह चुनाव कांग्रेस की सीट कांग्रेस के पास है। यह अलग बात है कि पिछले विधानसभा चुनाव से भी हमने 1700 वोट ज़्यादा पाए हैं। चुनाव में जनतंत्र में हमारे प्रति जनता का विश्वास, बीते विधानसभा चुनाव के बाद 29 की 29 लोकसभा अगर जीती है तो आज़ादी के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। लोकसभा के बाद विधानसभा के उपचुनाव में बुधनी की बीजेपी की सीट बुधनी की वापस हमने हमारे पास रखी, बल्कि अमरवाड़ा की कांग्रेस की सीट भी बीजेपी ने जीती। ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। इसी के साथ साथ तीनों राज्यसभा की सीटें आज़ादी के बाद वो भी भारतीय जनता पार्टी ने जीती। लेकिन मैं फिर कहना चाहूँगा कि लोकतंत्र में चुनाव इसी बात के लिए कहते हैं। हमने अपनी बात रखी, कांग्रेस ने अपनी बात रखी, जनता ने जो निर्णय किया हम उसको सिरोधारी करते हैं, और उम्मीद करते हैं आने वाले चुनाव में और ताकत से लड़ेंगे और जीतेंगे। धन्यवाद। और आइए देखते हैं कि राजेंद्र भारती, जिन्हें पार्टी ने कल रात को ही पार्टी से निष्कासित कर दिया, उनका क्या कहना है, घनश्याम सिंह का क्या कहना है, यह बयान भी सुनने बहुत जरूरी है। चुनाव की पिच और राजनीतिक पिच, ये मैदान, ये उन कांग्रेसियों ने तैयार किया जो नरोत्तम मिश्रा से पिछले 20 वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं। तो उनकी बनाई हुई पिच पर घनश्याम सिंह जी बल्लेबाजी, नहीं तो विरोधी दल के और खास करके भारतीय जनता पार्टी का ऐसा नेता जो अत्याचारी है, उसकी आपने कभी निंदा तो की नहीं है। राजेंद्र भारती जी ने भितरवाद की और बहुत जोरदारी से की, और यहाँ तक मैं तो आरोप लगाऊंगा वो बीजेपी से उनने फंड प्राप्त किया और वो फंड वितरित किया। पिछले 2 दिनों में उनने अपने घर से अपने मित्रों को पैसा देकर और पूरी ताकत लगा दी, जितनी ताकत उनमें थी कि कांग्रेस को हराए। और आइए अब देखते हैं कि सवाल क्या है, आखिर बड़े सवाल उठा रहे हैं आज, और तीखे सवाल तो पूछेंगे भाई। दतिया में बीजेपी की करारी हार पार्टी ठहराएगी, किसे जिम्मेदार? किसी को तो ठहराना पड़ेगा ना। क्या नरोत्तम ने पार्टी को हरवा दिया? जल्द भीतरघातियों पर क्या बड़ा एक्शन होगा? जीत से जीतू पटवारी को मिली संजीवनी, क्या कांग्रेस की गुटबाजी अब थमेगी? दतिया चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी को हराया, बीजेपी संगठन का ओवर कॉन्फिडेंस भारी पड़ा। सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है कि यह पूरा चुनाव अगर बीजेपी के हाथ से निकला है तो बीजेपी संगठन के ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से निकला है। और जाहिर सी बात है कि मैनेजमेंट करने वाले जो लोग थे, चाहे वो मीडिया का हो, कार्यकर्ताओं का हो, या फिर वोटर्स का, जिसे बीजेपी बहुत बखूबी करती रही है, इस बार फेल हो गई। चलिए सीधे रुक करूंगा अपने खास मेहमानों का। मेरे साथ आज बीजेपी से वरिष्ठ नेत्री और विधायक उषा ठाकुर जुड़ी हुई हैं। उषा जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। कांग्रेस विधायक दल से मुख्य सचेतक सोहन वाल्मीकि हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ नेता, बहुत स्वागत करता हूं सोहन जी आपका भी।
वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर दिनेश गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो इस पूरे मामले में, इस पूरे जीत हार के आपका बहुत शानदार विश्लेषण करेंगे। दिनेश जी का भी स्वागत करता हूं। और दतिया से आज हमारे साथ हमारे ग्वालियर ब्यूरो चीफ कर्ण मिश्रा जुड़े हुए हैं। लगातार पिछले कई दिनों से वो मेहनत कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहले आज उषा ठाकुर जी आपके पास आता हूं। उषा ठाकुर जी, ये पिछले दफे भी दतिया जब बीजेपी सत्ता में लौट कर आई थी तो बीजेपी की जीत से या बीजेपी की वापसी से ज्यादा चर्चा दतिया चुनाव की हुई थी, जहां नरोत्तम मिश्रा हार गए थे। और आज भी कांग्रेस जीती है, इसकी चर्चा नहीं हो रही। बीजेपी दोबारा दतिया हार गई है। किसे जिम्मेदार मानती हैं आप? कोई तो होगा जिम्मेदार। देखिए, लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है। उसने जो निर्णय दिया वो शिरोधार्य है। हमने अपनी मेहनत में कोई कसर नहीं रखी। हम अपने विकास कार्यों को लेकर, हम अपनी पंचनिष्ठाओं को लेकर सजग थे। हम जनता के बीच गए। ये जो कुछ परिणाम आया उसकी समीक्षा होगी और निश्चित रूप से हम सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ेंगे। उषा जी, ये कहा जा रहा है, खुलकर के कहा जा रहा है कि नरोत्तम मिश्रा जी ने बहुत भीतरघात किया। पार्टी एक चुनाव हारती है, पार्टी पहली बार अनुशासन को बिखरते देखती है, पहली बार बीजेपी के दफ्तर पर मध्य प्रदेश में बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता मिलकर के कब्जा कर लेते हैं। पहली बार अनुशासन की ऐसी स्थिति बन जाती है कि हाईवे जाम हो जाता है। लेकिन पार्टी मुखर तरीके से, पार्टी खुलकर के बता नहीं पा रही कि हां, एक पार्टी का वरिष्ठ नेता अनुशासनहीनता कर रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा कुछ नहीं है। पार्टी हमारी अपने सिद्धांत अनुशासन पर चलती है। कोई कुछ भी करे, पार्टी ने जो तय किया उसी का अनुसरण किया। परिणाम जो भी हो, संगठन समीक्षा करेगा और निश्चित रूप से अगला चुनाव हम फिर जीतेंगे। नरोत्तम मिश्रा पार्टी से बड़े हो गए हैं क्या? इस हार के साथ यह तय हो गया कि पूरी पार्टी मिलकर के नहीं जीता पाई? नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों की नाराजगी ने बीजेपी को हरवा दिया। ये ऐसे नहीं कहा जा सकता। नरोत्तम जी भी स्वयं लगे हुए थे। ठीक है, आप उषा जी जुड़े रहिए मेरे साथ सोहन वाल्मीकि जी जुड़े हुए हैं। सोहन जी, पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको और आपकी पूरी पार्टी को इस शानदार जीत के लिए। किससे आप इसका क्रेडिट देना चाहेंगे? क्योंकि घनश्याम जी को अभी मैंने सुनवाया, वो कह रहे थे कि आप तो सिर्फ बीजेपी से नहीं लड़ रहे थे, आप तो अपने पार्टी के विद इन दी पार्टी के अंदर जो बड़े नेता हैं, दतिया जैसी छोटी सी सीट पर आपको अंदर से भी चुनौतियां मिल रही थी, अंदर से भी भीतरघात हो रहा था, अंदर से भी डैमेज किया जा रहा था, फिर भी जीत कर ले गए। कैसे? देखिए, घनश्याम जी ने जो बात रखी है वो एक समीक्षा का विषय है। यदि कुछ ऐसी उनकी जानकारी में होगा व्यक्तिगत रूप से, तो निश्चित रूप से संगठन उसकी समीक्षा करेगा। दूसरा, कि जो जीत हुई है दतिया में, निश्चित रूप से ये जिस तरीके से आपने जो बोला कि नरोत्तम जी क्या पार्टी से बड़े हो गए हैं, तो वो दिखा है इस बार दतिया के अंदर में कि नरोत्तम जी ने जिस तरीके से जो खेल खेला है, पार्टी को जो नीचे दिखाया है, निश्चित रूप से ये जो अनुशासन और संगठन की जो बात करती है भारतीय जनता पार्टी, वो समझ में आ गई बात की नरोत्तम मिश्रा जी पार्टी से बड़े हो गए हैं। और ये नरोत्तम जी का जो अत्याचार था और जिस तरीके से उनकी जो गुंडागर्दी, दादागिरी थी, ये इसका जवाब दिया है आम जनता ने। वो चंद लोग कार्यकर्ता उनके साथ मजबूती से खड़े होकर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने आईना भी दिखाया पार्टी को, नरोत्तम मिश्रा जी ने। ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को चिंतन करना चाहिए कि इस तरीके के जो नेता, जो लोग हैं, जो पार्टी से बड़ा अपने आप को समझते हैं, तो उसके परिणाम जिस तरीके से दतिया में आए हैं, तो आने वाले समय में यही परिणाम आपको दिखेंगे भारतीय जनता पार्टी के। क्या सोहन जी, ये माना जाए कि जीतू पटवारी के लिए ये बहुत बड़ा और संजीवनी का काम कर रही है ये जीत आपके संगठन के लिए? क्योंकि अगर ये चुनाव हारते तो जीतू पटवारी के लिए जिस तरह से मुश्किलें खड़ी हो रही थी, अब शायद ऐसा है कि एक तो वो ईज मोड में आएंगे, दूसरा यह है कि पार्टी को भी समझ में आएगा कि अगर एकजुटता से चुनाव लड़ लेते हैं तो हम कुछ भी बड़ा काम कर सकते हैं। जीतू पटवारी जी हमारे बड़े संगठन के सक्रिय और बड़े निष्ठावान हमारे नेता हैं। वो पीसीसी के अध्यक्ष हैं और उन्होंने जितने भी उपचुनाव मध्य प्रदेश के अंदर में हुए हैं, उसमें पूरी लगातार उन्होंने पूरी मेहनत करी है। और दतिया में भी उन्होंने रात दिन रुक कर जिस तरीके से कार्यकर्ताओं को एकता में बनाया और संगठन की मजबूती के लिए जो काम किया, निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी योगदान रहा हमारे पीसीसी अध्यक्ष जी का कि उनके नेतृत्व में सब कार्यकर्ताओं को इकट्ठा किया गया। एक नेतृत्व के आगे वो सब कार्यकर्ता चले और उन्होंने सभी कार्यकर्ता इस बात को समझा कि कांग्रेस हमारे लिए सबसे बड़ी पार्टी, सबसे बड़ी है। और उसी के तहत में वो सब कार्यकर्ताओं ने मिलकर, हमारे जो बूथ का कार्यकर्ता है या और अन्य हमारे जो नेता है, जो वरिष्ठ लोग हैं,
इन सब ने मिलकर संगठन की मजबूती के लिए काम किया और उसके परिणाम हमारे सबके सामने दिखे हैं। तो निश्चित रूप से जीतू पटवारी जी के लिए जो आपने बात कही है, उनको ऐसा कुछ नहीं कि कहीं कोई उनमें कोई बदलाव की स्थिति बन रही थी या उनके पे कोई आंच आ रही थी संगठन के लिए। वो लगातार निरंतर काम कर रहे हैं और पूरी सक्रियता से पूरे मध्य प्रदेश के अंदर में संगठन की मजबूती के लिए काम कर रहे हैं और संगठन मजबूत भी हो रहा है उनके नेतृत्व में। तो निश्चित रूप से उनके लिए कोई बात नहीं है, उनकी मेहनत और लगन से ही दतिया पार्टी हमारी जीती है। ठीक है, मैं दिनेश गुप्ता जी आपके पास आता हूं। दिनेश जी, समीक्षा आपके जरिए बहुत जरूरी हो जाती है। ये नरोत्तम मिश्रा की वजह से बीजेपी हार गई, संगठन की कमी से बीजेपी हार गई, या फिर बीजेपी की जो इमेज थी, और उसमें बताया जा रहा है कि बहुत सारे फैक्टर हैं राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी को लेकर के जो आक्रोश था, वो किसान आंदोलन मध्य प्रदेश में, छात्र आंदोलन दिल्ली में, एथेनॉल को लेकर के लोगों की नाराजगी, सब कुछ मिला करके बहुत सारे पर्याप्त कारण थे कि बीजेपी को बोला जाए कि बस कीजिए, अभी तो हम आपको सेलेक्ट नहीं कर सकते। क्या वजह है सर? अभिलाष जी, एक तो ये कि जिस पार्टी की जब सरकार होती है और उस पार्टी को यदि जनता वोट नहीं दे रही है तो निश्चित तौर पर कारण गंभीर होंगे, बिना उसके नहीं होता। क्योंकि सरकार, सबको पता है कि सब सरकार है तो डेवलपमेंट हमारा सरकार के साथ होगा, बाकी विरोधी के साथ तो होगा नहीं। विरोधी कितना भी जोर लगा ले, डेवलपमेंट उतना तो होगा नहीं जो सत्ताधारी दल के साथ हो सकता है। इसके बाद भी यदि उसने सत्ताधारी दल को नहीं चुना है तो इसका मतलब परिस्थितियां गंभीर थीं। नरोत्तम मिश्रा अकेले कारण होते तो आशुतोष तिवारी जीत जाते। नरोत्तम मिश्रा बहुत अत्याचारी थे, उन्होंने जनता को परेशान किया, तो एक बार जनता ने हरा दिया। अब उसकी जगह आशुतोष तिवारी आ गए तो उनको तो जिताना चाहिए ना। तो कहीं ना कहीं जो देखिए, भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति के पर भी बहुत सारे सवालात हैं कि आशुतोष तिवारी का चयन किसने किया और कौन से कार्यकर्ता थे जो नरोत्तम मिश्रा के विकल्प के तौर पर आशुतोष तिवारी को लाए थे। क्या नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ कोई साजिश पार्टी के भीतर हुई थी, या जो है कार्यकर्ताओं की मर्जी के विपरीत आशुतोष तिवारी को चुना गया? क्योंकि कोई प्रोसेस हमने ये नहीं देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार चयन को लेकर वहां कोई कार्यकर्ताओं से बात की। कहते हैं ना कि मंडल तक की राय लेते हैं, तो इस पूरे प्रोसेस में तो था नहीं। सब कह रहे थे, एक सिंगल नाम था नरोत्तम मिश्रा का। नरोत्तम मिश्रा ने भी कहा कि उनका टिकट काटने की ताकत आशुतोष तिवारी में नहीं थी। तो फिर वो कौन था जिसने टिकट काटी? और फिर आप देखिए ना कि जो संगठन का जो प्रचार की स्ट्रेटजी है वो आपको कैसी दिखी। लोग भले ही नेता दिख रहे थे, आपको कहीं भी वहां एग्रेसिव कैंपेन नहीं दिखा कि पार्टी जो है इस चुनाव को बहुत ऐसा देख रही है कि प्रतिष्ठा का चुनाव है। पार्टी ने जिस तरह का एक सामान्य, उनको लगा कि ठीक है हम तो जीत ही जाएंगे क्योंकि सरकार में है, लाडली बहना हमारे साथ है, किसानों की सारी चीजें हैं। आप देखिए ना कि जो नेताओं, जो पॉपुलर नेता थे बहुत सारे, वो केवल एक एक दिन के लिए, एक दो सभाओं के लिए वहां बुलाए गए। तो क्या कारण था कि आप नेताओं को भी आपने नहीं भेजा वहां? मुख्यमंत्री के खुद का भी आप देखेंगे ना कि उनका तो परफॉर्मेंस कसौटी पे था ना विजयपुर के बाद जी। वो मतलब इतने जो है, आप ये कह तो नहीं सकते कि उनके लिए भी एक डिस्क्रेडिट की बात है कि एक पहले आप विजयपुर हारते हैं, फिर जो है आप दतिया भी हार जाते हैं जी। लगातार दो हार किसी भी मुख्यमंत्री के लिए बड़ा सहज नहीं होती। तो बहुत सारी चीजें इस पूरे मामले में है जो ये इशारा करती है कि भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो कहीं ना कहीं अपने कार्यकर्ताओं को और जो जनता है उसका भरोसा नहीं जीत पाई। उन्हें ये विश्वास ही नहीं दिला पाई कि वो जिन रीति नीति को लेकर चलती है, जिस कारण वो प्रताड़ित परेशान थे, वो अगली बार जो विधायक चुना जाएगा उनकी पार्टी का, वो परेशान नहीं करेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, शहर में अलग छवि थी आशुतोष तिवारी की, वो कोई ऐसा नहीं था कि उस छवि से लोग बहुत संतुष्ट थे, उनसे भी नाराज थे। कास्ट इक्वेशन में भी पार्टी ने नहीं देखा कि यादव वोट तो ये मानी रही थी पार्टी के उनके पास ही आएंगे। दामोदर यादव को अंडर एस्टिमेट किया पार्टी ने कि दामोदर यादव कोई फैक्टर हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आप देखने रणनीति के तौर पर, कैंपेन के तौर पर, बहुत सारे स्तर पर पार्टी की लापरवाही भी सामने आई और ये लगा कि ये जो है चुनाव हम हारेंगे भी तो हार का ठीकरा फोड़ने के लिए हमारे पास नरोत्तम मिश्रा हैं। ठीक है सर। इस वक्त हमारे संवाददाता ब्यूरो चीफ कर्ण मिश्र जुड़े हुए हैं दतिया से। कर्ण मिश्र हमारे लगातार पहले दिन से इस पूरे चुनाव पर नजर रखे हुए हैं और उन्होंने डेरा वहीं डाल रखा है। कर्ण, इस वक्त आप कहां मौजूद हैं, जरा मुझे बताइए।
और क्या स्थिति वहां पर है, और समीक्षा जरा कीजिए जल्दी से मेरे दर्शकों के लिए, क्योंकि आपने जमीनी हालात देखे हैं। बिल्कुल, देखिए अभिलाष जी, में इस वक्त जो है राज परिवार का जो महल है जी, कुंवर घनश्याम सिंह जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी बतौर चुनाव मैदान में थे और अब नवनिर्वाचित विधायक जो हैं वो चुन लिए गए हैं। दतिया की विधानसभा के जो मतदाता थे उनका जनादेश जो है उनके साथ में आया है और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि काफी संख्या में जो है कार्यकर्ता यहाँ पर आ चुके हैं। इंतजार किया जा रहा है। घनश्याम सिंह कुछ देर पहले ही अंदर गए हैं और वो बाहर जब आएंगे तो उनके स्वागत के लिए जो है दूर दराज ग्रामीण इलाकों से जो लोग आए हैं, मतदाता हैं, वो माला लेकर इंतजार कर रहे हैं कि कब अपने नवनिर्वाचित विधायक का जो है वो स्वागत कर सकें। दूसरा मुख्य सवाल जो आपने किया कि दतिया विधानसभा का उपचुनाव, ये उपचुनाव राजनीतिक मायनों से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि हमने देखा था कि इस पूरे चुनाव के दौरान रूठना मनाना देखने के लिए मिला। इसके बाद भीतरघात की संभावनाएं अटकलें भी चली और अब जो चुनाव परिणाम सामने आए तो ये देखने वाली बात सामने आई है कि दोनों ही राजनीतिक दलों की ओर से जो है भीतरघात के आरोप लगाए गए और इस बात को लेकर कहा, कांग्रेस की ओर से इस बात को लेकर स्पष्ट कहा गया कि ये मार्जिन बहुत ज्यादा बढ़ जाता यदि भीतरघात नहीं होती। वहीं बीजेपी की जो प्रत्याशी है आशुतोष तिवारी, उन्होंने कम शब्दों में बेहद गहरी बात करी है। उन्होंने कहा है कि जो भीतरघात की संभावना है राजनीति में उसको नकारा नहीं जा सकता। उन्होंने इस बात को लेकर भी इंगित किया कि समाज में हमारे बीच में कई राम जैसे व्यक्तित्व के लोग होते हैं तो कई लोग रावण जैसे व्यक्तित्व के भी होते हैं और ऐसे में राम ने अपने व्यवहार अपने स्वभाव से एक ऐसा काम किया था जिसके चलते वो पूजे गए, लेकिन रावण कौन, जब उनसे सवाल किया गया था तो उन्होंने इशारों में सिर्फ रावण कह के अपनी बात को खत्म किया था। उन्होंने कहा था कि पार्टी आला कमान जो है वो रावण पर निगाह रखी हुई है। ऐसे में अब देखना होगा कि आखिर बीजेपी में रावण कौन है। मुझे जरा बताइए, नरोत्तम मिश्रा क्या इस वक्त दतिया में मौजूद हैं? बिल्कुल, देखिए आपको बता दूं, इस वक्त डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जो हैं वो दतिया में मौजूद नहीं है। वो भोपाल कुछ समय तक पहले वहां तक मौजूद रहे हैं और अब जो तस्वीर यहाँ पर हमने देखा था कि दिन के वक्त भी जो है जब मतगणना चल रही थी और चौथे राउंड का जब रुझान सामने आया था उसके बाद से जब कांग्रेस प्रत्याशी की लीड बढ़ी थी तभी से मतगणना स्थल से भी भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी बड़े चेहरे जो हैं वो नदारद हो गए थे। हालांकि जब चुनाव परिणाम सामने आया तो आशुतोष तिवारी खुलकर सामने आए, उन्होंने खुलकर अपनी बात रखी। लेकिन ये करण, बहुत शुक्रिया करेंगे आपको और पूरी टीम को, क्योंकि वहां पर रवि लगातार बने हुए थे और तमाम हमारी टीम वहां पर रही। बहुत दिनों से आप लोग मेहनत कर रहे हैं और अच्छी बात यह रही, खुशी की बात यह रही कि न्यूज़ 24 जिस विश्वसनीयता के लिए जाना जाता है, पहले दिन से आप लोग जो चीज कह रहे थे कि बीजेपी पर उसका भीतरघात भारी पड़ेगा और वो भारी पड़ा और इंटरनल रिपोर्ट्स भी आपने जितनी दी या जो आपने लाइव में जो कमेंट्स दिए, जो आपने संभावनाएं जताई, वो सारी की सारी एज इट इज निकली हैं आपके सटीक विश्लेषण के लिए और इस अथक मेहनत के लिए आपकी पूरी टीम को, सतीश को, रवि को, आपको, तमाम आपके कैमरा पर्सन और आपका जो सपोर्टिंग स्टाफ है, बहुत शुक्रिया उन सभी हमारे साथियों का। अब मैं जल्दी से उषा जी आपके पास आता हूं। उषा जी, बीजेपी संगठन के लिए, संगठन की मजबूती और अनुशासन के लिए जानी जाती, और उषा जी मुझे कहते हुए कि आपको बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो आप ही का दौर था जिस वक्त आप लोगों ने बीजेपी के संगठन को सींचा और फिर मध्य प्रदेश को बीजेपी की प्रयोगशाला के तौर पर कन्वर्ट किया और ऐसा संगठन होता था कि पूरे देश में उसकी चर्चा होती थी। और आज जब अनुशासन तार-तार होता है, तमाम चीजें होती हैं, तो बीजेपी क्या इतना बड़ा स्टेक कर पाएगी? क्या इतना कोई बड़ा एक्शन ले पाएगी? कांग्रेस ने किया, राजेंद्र भारती को कल रात को ही उन्होंने, पार्टी ने उस पर एक्शन ले लिया उन पर। क्या बीजेपी वो मादा दिखा पाएगी जो पहले दिखाया जाता था जब आप लोगों की सियासत होती थी और आप लोग मुखरता से बात करते थे पार्टी के स्वाभिमान की, सम्मान की और अनुशासन की? क्या वो हिम्मत है अब पार्टी के अंदर? जी, पार्टी के अंदर बहुत हिम्मत है और पार्टी केडर बेस्ट पार्टी है। हमारी अथक मेहनत, बूथ में हमारे समर्पित कार्यकर्ता, वो ही हमें चुनाव जिताते थे। हम फिर से भौतिक सत्यापन करेंगे, कहाँ कोई कमजोरी आई है, कोई कमी आई है, उसको सुधारेंगे और निश्चित रूप से फिर जीत का नया इतिहास लिखेंगे। सोहन वाल्मीकि जी, कहा यह जा रहा है कि दरअसल कांग्रेस को जिताने से ज्यादा वोटर आतुर था कि वो बीजेपी को हरा दे। उसके पीछे दो तीन बड़ी वजह बताई जा रही हैं। एक रीजन तो बताया जा रहा है कि आपका कैंडिडेट सिलेक्शन बहुत अच्छा था। वो थे तो राज परिवार के, राजसी ठाट वाट उन्हें विरासत में मिले थे, लेकिन वो इतने डाउन टू अर्थ थे, इतने सुलभ, इतने सुगम थे कि आम लोगों को लगता था कि यार ये हमारा कोई नुकसान नहीं करेंगे, फायदा करें ना करें, काम करवा पाए ना करवा पाए,
ये तो तय है कि ये ना हमें धमकाएंगे, ना चमकाएंगे, ना हमें किसी तरह से प्रताड़ित किया जाएगा, ना जमीनों पर कोई कब्जा होगा, ना कोई। तो ये रीजन जो हमें बताया जा रहा है ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए कि एक बड़ा रीजन ये था कि आपका कैंडिडेट सिलेक्शन बहुत अच्छा था। लेकिन एक दो और फैक्टर आप बताना चाहें जिसकी वजह से आपको लगता है कि जीत हुई है, क्योंकि आपने वहां बिल्कुल माइक्रो लेवल पर काम किया है। क्या आपको 3 बड़े फैक्टर लगते हैं सर जिसकी वजह से आपको लगता है कि इतनी बड़ी जीत आपको मिली? अभिलाष जी, देखिए, मेरी जो बात कहनी थी वो आपने अपने मेरे प्रश्न में कह दिया जो मुझसे आपने पूछा। जो आपने जो कहा कि लोग परेशान थे, लोग, हमारा कैंडिडेट तो बहुत सीधा साधा राजा परिवार से होने के बाद भी मिलनसार, और जब जहां जहां मिले जो बात कर ले, व्यवहार कुशल आदमी, और जो जब भी उन्होंने मिला लोगों से संबंध बनाया, तो ये दतिया के लोग चाहते थे कि इस तरीके का व्यक्ति हमारे दतिया के अंदर में रहे। तो आपने जो बोला ना कि जो अत्याचार और जिस तरीके से लोगों की लूट मची थी, जमीन की बात कराएं, दूसरी बात कराएं, लोगों को अत्याचार करके जबरदस्ती केस बनाकर प्रकरण बना के जेल में पहुंचा दे, ये सब चीज से त्रस्त हो गए थे लोग। तो लोगों ने कहा कि हमें एक ऐसा व्यक्ति चाहिए कि जो हमारी बात सुन सके, हमारे तरह रहे और एकदम लोअर ग्राउंड के अंदर में वो काम करे, आम जनता की तरह वो रहे, सरकार रहे ना रहे मगर संबंध, व्यवहार और उसकी व्यवहारिकता बनी रहे। लोगों की ये भावना थी आम जनता की, और उस आम जनता की भावना ने समझते हुए घनश्याम जी को चुना। उसका कारण यही था कि जो पिछला जो इतिहास लोगों ने भुगत लिया दतिया की जनता ने, कि जिस तरीके से लूट खसोट मची थी, अत्याचार हो रहे थे, लोगों पे प्रकरण बनाए जा रहे थे, दादागिरी हो रही थी, गुंडागर्दी हो रही थी, इन सबसे छुटकारा आम जनता दतिया की जाना चाह रही थी। और निश्चित रूप से हमारा जो बूथ का कार्यकर्ता है, संगठन के लोगों ने मिलजुल कर पूरी एकता के साथ में काम किया। और हमारे जो पीसीसी अध्यक्ष हैं और हमारे उमंग संघार के नेता और प्रतिपक्ष हैं, और भी ऐसे हमारे बहुत सारे विधायक, और सब लोगों ने पूरी निष्ठा के साथ में रात दिन रुक कर कड़ी मेहनत करी, और उसी का परिणाम आपके सामने दिख रहा है। ठीक है, मैं जल्दी से आ जाता हूं दिनेश जी आपके पास। दिनेश जी, ये क्या वाकई में सियासत का वो कहते हैं ना कि एक एग्जाम्पल देखने को मिल रहा है कि जहां एक राजा जो है, जनता उसे बहुत अच्छा पा रही है, उसे अच्छा मान रही है कि यार वो हमसे अच्छे से बात करता है, उसके अंदर घमंड नहीं है, उसके अंदर बदले की भावना नहीं है। और वो लोग जो जमीन पर थे, छोटे मोटे कार्यकर्ता, पार्टी ने उन्हें सर पर बैठा दिया, उन लोगों को स्वीकार नहीं कर रही। तो क्या वाकई में सियासत इतना ज्यादा संक्रमण फैला देती है आदमी के अंदर कि आपको गद्दी मिली और आप भूल जाते हो कि आपकी जगह कहां है? ये क्या, किस तरह का एग्जाम्पल सेट किया है दतिया की जनता ने सर, ये बताइए। दतिया तो देखिए कि लोग जो है भुक्तभोगी थे, उन्हें पता था कि जो है उनके साथ क्या हुआ, और यदि जो है इस बार फिर से कोई गलत निर्णय हो गया तो क्या होगा आगे, ये सारी चीज लोग जानते थे। देखिए, ये छवि तो अपनी काम करती है, लेकिन स्ट्रेटजी बहुत महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस ने अपना कैसे डैमेज कंट्रोल किया। अवधेश नायक जो ये मान रहे थे कि ये पूरा जो मामला है अवधेश नायक के कारण फैल जाएगा, लोग ये मान रहे थे कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस आमने सामने होगी तो भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी। लोग ये वहां मान रहे थे कि आजाद समाजवादी पार्टी का जो एससी वोट है वो कांग्रेस को नहीं मिलेगा आजाद समाजवादी पार्टी के होने से। लेकिन ये सारी रणनीति कांग्रेस की ने तैयार की थी कि उन्हें यदि आजाद समाज पार्टी से कोई उम्मीदवार देना है तो एससी नहीं देना, यादव देना है। तो ये जो कहीं ना कहीं ग्राउंड पर जो उनकी स्ट्रेटजी थी कांग्रेस पार्टी की, जीतू पटवारी की मेहनत को कोई भी इनकार नहीं कर सकता। उन्होंने तो जिन परिस्थितियों का सामना वो पिछले कुछ दिनों से कर रहे हैं, उनके लिए तो ये चैलेंज था, ये जीत तो उनके लिए बहुत जरूरी थी। तो उन्होंने उसी समर्पण भाव से किया, और एक नहीं, उन्होंने सारे विधायकों को लगाया जहां जिसकी आवश्यकता थी, सारे बड़े नेता साथ थे। आप देखिए कि इस पूरे चुनाव में ये कहने को नहीं मिला कि कांग्रेस बिखरी हुई है। जिस भी नेता को कहा गया वो वहां प्रचार करने पहुंचा। तो जो एकता वहां दिखाई, जो रणनीति वहां इस्तेमाल की गई, वो बहुत महत्वपूर्ण रही। छवि से ज्यादा महत्वपूर्ण थी कि आप कास्ट इक्वेशन कैसे बिठाते हैं और ग्राउंड मैनेजमेंट कैसे करते हैं, पोलिंग स्टेशन पर कैसे मैनेज करते हैं। ठीक है, एक चीज और मैं जानना चाहूंगा दिनेश जी आपसे, अब इस हार का जिम्मेदार कौन माना जाए? क्या नरोत्तम मिश्रा बलि का बकरा बहुत इजीली बन जाएंगे? क्योंकि अगर नरोत्तम मिश्रा जिम्मेदार नहीं है तो फिर संगठन जिम्मेदार है या सरकार जिम्मेदार है, और वो बड़ा रिस्क हो जाएगा सर। या तो संगठन की नीतियां, संगठन की तैयारी, संगठन की रणनीति,
इसे स्वीकार करना पड़ेगा उन्हें कि हाँ भाई हमसे चूक हो गई, या फिर सरकार के कामकाज को दोष देना पड़ेगा? तो क्या यह माना जाए कि नरोत्तम मिश्रा, क्योंकि हेमंत खंडेलवाल जी का बयान आया अभी और वो इशारों में कह रहे हैं, नाम नहीं लिया उन्होंने, लेकिन कह रहे हैं कि जिन्होंने भितरघात किया है, अनुशासनहीनता की है, उन पर कार्रवाई की जाएगी। तो क्या आप माना जाए कि अगला नंबर नरोत्तम मिश्रा का लग सकता है, या आपको लगता है कि इतनी हिम्मत अभी पार्टी का संगठन नहीं कर पाएगा? नहीं, देखिए क्या है, मुझे लगता है जो पार्टी के पुराना भी जो जिस तरह के निर्णय होते हैं वो इस मामले को फिर एक उठा के रख देगी कि हमने समीक्षा कर ली, कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि ये नरोत्तम मिश्रा भी सवाल पूछ सकते हैं कि मेरा टिकट किस आधार पर काटा गया और क्या आपके पास जो है कार्यकर्ताओं की सहमति थी, वो भी तो संगठन से पूछेंगे ना। वो कोई छोटे नेता तो नहीं है, वो तो कईयों को टिकट दिलाने में मदद करते हैं, वो खुद की टिकट कट गई हो तो ये सवाल तो पूछ ही सकते हैं वो कि आशुतोष तिवारी के नाम का किसने रिकमेंड किया था और क्या आधार था उनका। सवाल तो उन्हें भी संगठन से पूछना है। जब संगठन में लोग आमने सामने बैठेंगे तो मुझे लगता है उसके बाद ठीकरा फोड़ने की नौबत नहीं आएगी, क्योंकि इसके बाद बहुत सारे सवाल उठेंगे कि आपकी हार लगातार क्यों हो रही, सरकार का परफॉर्मेंस क्या है, आपने ग्राउंड पर क्या किया, किस तरह का काम किया। क्योंकि फिर एक पार्टी के भीतर घमासान की स्थिति भाजपा नहीं चाहेगी कि एक घमासान हो और एक नेता फिर से खड़ा हो। ठीक है उषा जी, ये कहा जा रहा है कि आजाद समाज पार्टी से दामोदर यादव दरअसल ये उम्मीद के साथ लाए गए थे कि वो शायद कांग्रेस को डैमेज कर देंगे, लेकिन देखिए हम देख रहे हैं कि वोट का परसेंटेज का जो अंतर है वो लगभग 4% है और अकेले दामोदर यादव 14% वोट लेकर के चले गए। तो क्या बैकफायर कर गया क्या आपकी रणनीति का, या आपका जो आकलन था ये कि दामोदर यादव कांग्रेस को ज्यादा नुकसान करेंगे? ऐसा तो नहीं कि वो बीजेपी के लिए भस्मासुर हो गए? देखिए कई बार कई निर्णय व्यवहारिक धरातल पर लेने होते हैं और उनके सत्परिणाम दुष्परिणाम उनकी समीक्षा भी बाद में होती है। सत्ता के मद में कई बार जो विकार घर कर जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी उस मद को उतारना भी जानती है और संगठन को नियंत्रित करना भी जानती है। एक चुनाव के हार जाने या जीत जाने से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अपने विकास के कार्य, सेवा के कार्य निरंतर जारी रखे हुए हैं और निश्चित रूप से अगले चुनाव में सत्परिणाम आएंगे। सोहन वाल्मीकि जी, क्या बीजेपी की हार दतिया से नरोत्तम मिश्रा के राजनीतिक करियर के लिए आप इसे कैसे देखते हैं? क्या यह खात्मा है? लेकिन लोग कह रहे हैं कि नरोत्तम मिश्रा के लिए आज का दिन बुरा तो साबित होना था, अगर जीत जाते तो नरोत्तम मिश्रा के बिना जीत गए, ये वाली बातें होती और नरोत्तम मिश्रा का कद खत्म हो जाता, उनका राजनीतिक भविष्य चौपट हो जाता। पर आज कम से कम वो कह सकते हैं अपरोक्ष रूप से ही सही, अपने समर्थकों से ही सही, कि पूरी पार्टी मिलकर के नहीं जितवा पाई, मैंने अकेले ने हरवा दिया। तो उनकी दमदारी जो है दतिया में, उनकी पकड़ जो है वो बनी रह गई। क्या लग रहा है उनका भविष्य क्या होगा? आपको क्या लगता है सोहन जी? देखिए भविष्य तो हमारी बहन जी उषा ठाकुर जी बताएंगी कि उनका भविष्य किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी तय करेगी। मगर मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को इस विषय में जरूर चिंतन करना चाहिए कि जिस तरीके से जो नरोत्तम मिश्रा जी ने जो खेल खेला टिकट बंटने से लेकर चुनाव तक में, ये एक समीक्षा का विषय है और यदि अच्छे से समीक्षा हो जाएगी तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी नरोत्तम मिश्रा को पार्टी से निकाल देगी। ठीक है, दिनेश गुप्ता जी आपके पास आता हूं। दिनेश गुप्ता जी, हेमंत खंडेलवाल जी का जिक्र करूंगा मैं। वो पहला चुनाव लड़ रहे थे उनकी अगुवाई में, और उपचुनाव का ये जो मामला है ये अगर निकल गया हाथ से तो इसके बारे में कहा जा रहा है कि जो संगठन के नए नवेले लोग हैं वो बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में थे। चाहे पार्टी का मीडिया मैनेजमेंट हो, संगठन की बात कर रहा हूं सर, मैं खुल करके बात करता हूं, आप जानते हैं, आप लोगों ने ही हिम्मत दी है कि अभिलाष जो बोलो खुल करके बोलो। जब सड़कों पर बीजेपी के कार्यकर्ता उतर रहे थे, कोई जहमत नहीं उठा रहा था। हमें देखकर आश्चर्य हो रहा था। आप कह रहे थे कि बीजेपी में इस तरह की तस्वीरें आम नहीं है, लेकिन हमें देखकर आश्चर्य हो रहा था। हम चिंतित थे कि एक पार्टी इतनी बड़ी कहां जा रही है, पर संगठन आराम से चैन की बंसी बजा रहा था। संगठन के मीडिया मैनेजमेंट के लोग आराम से बैठे हुए थे, किसी ने जहमत नहीं उठाई कि इन चीजों को थोड़ा सा बैलेंस किया जाए ना। पार्टी के बड़े लोगों ने पूरा करीब 18-20 घंटे क्या हुआ दतिया में सब जानते हैं। तो क्या आपको लगता है कि आला कमान संगठन से भी पूछेगा और हेमंत खंडेलवाल तक इसकी हिट पहुंचेगी कि भाई पहला उपचुनाव आप पहले नहीं निकाल पा रहे हैं, कैसे चलेगा?
देखिए, संगठन जो मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का है वो कई दिनों से सवालों के घेरे में है और लगातार दिल्ली बहुत सारी चीज़ों पर जवाब तलब भी कर रहा है। आप देखिए कि अभी जब राज्यसभा के उम्मीदवारों की घोषणा हुई तो रजनीश अग्रवाल का नाम किसी ने सोचा था कि वो राज्यसभा जाएंगे? कोई पार्टी ने तो वो नाम नहीं दिया था। रजनीश अग्रवाल कहाँ से आया, क्या आया, कौन सी सियासत थी भारतीय जनता पार्टी की, संगठन को क्यों इस मामले में भरोसे में नहीं लिया गया? तो जैसे रजनीश अग्रवाल के मामले में नहीं हुआ, वैसे नरोत्तम मिश्रा को भी भरोसे में नहीं लिया गया। जब आप भरोसे में लेकर राजनीति नहीं करते, जब आप समन्वय की राजनीति नहीं करते, तो फिर आपके हाथ में होता क्या है? पहल तो आपने की, आपने समन्वय नहीं बनाया, संवाद नहीं किया, जो भारतीय जनता पार्टी की महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं कि संवाद और समन्वय से सारी चीज़ें हल करनी हैं। तो आपने बिना सहमति के, बिना जानकारी के अचानक एक कैंडिडेट घोषित कर दिया और उसके बाद आप देखिए क्या हुआ। आपने जो कार्यकर्ता थे उनके खिलाफ मामले दर्ज हुए, पुलिस ने उनके साथ क्या जो है किया। चुनाव के वक्त यदि कार्यकर्ताओं पर कोई पुलिस का दमन होगा, कार्यकर्ता खुश होगा कि नाराज होगा? पार्टी के फैसले के साथ होगा? कैसे होगा? जब आपकी सरकार है और कार्यकर्ता नाराज है तो उस पर क्या आप पुलिस का इस्तेमाल करेंगे या कोई नेता जाकर संवाद करेगा? तो संवाद के लिए आपने जगदीश देवड़ा को चुना, तो क्या वो ठीक थे? किस हिसाब से आपने किया? कोई और नेता भी हो सकता था जो स्थानीय राजनीति को समझता हो। मालवा के आदमी को ग्वालियर चंबल का जो टेस्ट है राजनीति का, मुझे लगता है कि वो भी थोड़ा सा फर्क आया होगा कि आपने नहीं किया। तो एक अलग तरह की जो संगठन का जो वो होना चाहिए थी स्ट्रेटजी, वहाँ नहीं दिखी। खास तौर पर समन्वय की कमी वहाँ लगातार दिखाई दी। ऐसा लगा कि भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो किसी पक्ष विशेष के साथ ज़्यादा है और वो पार्टी की जो रीति नीति है उससे समझौता कर रहा है। ठीक है, मैं जल्दी से एक आखिरी सवाल जो है वो मैं ले लेता हूं सोहन वाल्मीकि जी से, क्योंकि उसके बाद उन्हें जाना है। उसके बाद हम कांग्रेस के एक और मेहमान को जोड़ेंगे। इस बीच हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सरमन नगेली जी जुड़ गए, उनका स्वागत करता हूं। आपके पास सरमन जी मैं आ रहा हूं। सोहन वाल्मीकि जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं अब क्या क्या बदलेगा इस जीत के बाद? प्रदेश संगठन और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के मनोबल पर क्या असर पड़ने जा रहा है? पार्टी की रणनीति पर क्या असर पड़ने जा रहा है? कॉन्फिडेंस तो आपका बढ़ गया है, जाहिर सी बात है। क्या क्या बदलाव होने जा रहे हैं सकारात्मक तौर पर कांग्रेस में? देखिए, संगठन लगातार जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में काम कर रहा है और अभी जिस तरीके से दतिया का चुनाव हम लोग विजय हुए हैं, तो निश्चित रूप से पूरे दतिया ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं का, हमारे नेताओं का मनोबल बढ़ा हुआ है। और निश्चित रूप से अभी जो जिस तरीके से जो स्ट्रेटेजी से काम किया गया, जिस नीति से काम किया गया दतिया के अंदर में, तो आने वाले समय में भी हम लोग 2028 विधानसभा चुनाव में इसी तरीके से एकजुटता से, एकता से और सब मिलजुल कर पूरा हम लोग का यही प्रयास होगा कि किसी भी तरीके से कांग्रेस की सरकार बने। और ये उदाहरण हमारे सामने दतिया का है और उसी पैटर्न में, इसी तरीके से हम लोग संगठन की मजबूती के लिए आगे काम करते रहेंगे। और निश्चित रूप से इस चुनाव ने हम सबको एक नई ताकत दी है, नई ऊर्जा दी है, और जिसको हम पूरी ताकत और ऊर्जा के साथ पूरे मध्य प्रदेश में संगठन अपनी भागीदारी निभाएगा। मैं अभिलाष जी एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि जो नरोत्तम मिश्रा जी की जो बातें आ रही है, तो ये भारतीय जनता पार्टी के जितने बड़े नेता हैं और भी जो लोग हैं, वो नहीं चाहते थे कि नरोत्तम मिश्रा को दोबारा टिकट मिले और वो दोबारा जीत कर आए। ये इनकी अंदर का जो कला है, ये कहीं ना कहीं नरोत्तम मिश्रा जी के ग्राफ को, उनके जो कद बढ़ रहा था उसको गिराने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने, इनके कुछ बड़े नेताओं ने मिलकर ये व्यू रचा और उस व्यू रच के नरोत्तम मिश्रा को फंसाया। और आप देखिए कि नरोत्तम मिश्रा जी की स्थिति आज भारतीय जनता पार्टी में आने वाले समय में क्या होगी, वो आप सब जानते हैं। बहुत शुक्रिया सोहन वाल्मीकि जी हमें समय देने के लिए। और जाते जाते मेरे अगले सवाल की जमीन तैयार करके आपने मुझे दी, जो मैं सरमन नगेली जी से कठिन सवाल पूछूंगा। मेरे वरिष्ठ जो हमारे हैं दोनों ही पत्रकार, इनसे मैं सवाल ऐसे पूछ लेता हूं। बहुत शुक्रिया करूंगा मैं सोहन वाल्मीकि जी का। और मेरे साथ जुड़ गए सरमन नगेली जी। सरमन नगेली जी, जो सोहन जी कह रहे थे कि ये गैरों ने कहां हराया, ये तो अपने ही थे, अपने मतलब नरोत्तम मिश्रा ने शायद आशुतोष तिवारी को हरा दिया और अपने मतलब बीजेपी के संगठन के कुछ कद्दावर नेताओं ने मिलकर नरोत्तम मिश्रा जी का करियर जो है उसको बढ़िया से बट्टा लगा दिया। क्या ऐसा ही कुछ हुआ है दतिया में? यह चुनाव कांग्रेस और बीजेपी के बीच नहीं था, यह चुनाव तो नरोत्तम मिश्रा वर्सेस बीजेपी था। क्या यह हुआ है सर? सीधा सवाल। देखिए माननीय अभिलाष जी, कांग्रेस के विधायक थे, वो कहने के लिए अधिकृत हैं।
क्योंकि पार्टी ने उनको विधायक बनाया है और राजनीति में ये सब चलता है, लेकिन ऐसा नहीं है ना, ऐसा दिख रहा है। देखिए, यदि उस उपचुनाव की आप जो वहाँ के जो ग्राउंड जो रियलिटी है, जो वहाँ के जाति समीकरण है, जो वहाँ की पुरानी जो बैकग्राउंड है, यदि उसको देखेंगे समझेंगे तो आप पाएंगे कि जो घनश्याम सिंह जी चुनाव जीते हैं कांग्रेस के टिकट पर, वो पहले भी वहां से विधायक रहे। वहां पर ठाकरों की अच्छी खासी जनसंख्या है। वो वहां के एक ऐसे परिवार से आते हैं जहां पर दबदबा रहा है। अब उस संदर्भ में तो मैं नाम नहीं लूंगा, जो पुरानी पहले चीजें चलती थी। और साथ में जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जिनकी ठाकरों में अच्छी पकड़ है, मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता जिनको जानता है, दिग्विजय सिंह जी, उन्होंने अभी यहाँ पर डेरा डाल लिया था। तो ये जो कांग्रेस की जो रणनीति रही है, जैसे कि राजेंद्र भारती को भी लास्ट मोमेंट पे उन्होंने निलंबित करने की जो चेष्टा की है, तो ये सारी चीजें कांग्रेस के पक्ष में गई हैं। ये नरोत्तम जी का जो जहां तक बार बार बातें आ रही हैं कि उन्होंने चुनाव हरवा दिया है या उनके लोगों ने चुनाव हरवा दिया है या उनकी वजह से चुनाव हार गए हैं, देखिए जब ये समीक्षा होगी तो ये एक बीइंग जर्नलिस्ट, बीइंग आईटी जर्नलिस्ट, ये कह सकता हूं कि ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है, ऐसी कोई आपने किसी एक के कार्यकर्ता के ऊपर एआई का आपने कोई सॉफ्टवेयर इनबिल्ड किया उनके चेहरे पर या रिकॉग्निशन पर कि वो बता सके कि हाँ इस कार्यकर्ता ने हमारे साथ भितरघात किया और ये हमारे पास एविडेंस ही, ये इसने वोट किया, इसने वोट नहीं किया। ये सिर्फ समीक्षा की बातें हैं। समीक्षा में जैसा कि बातें आ रही है कि वो नरोत्तम जी पर एक बहुत बड़ा राजनीतिक हमला ही नहीं हुआ है, सामाजिक हमला भी हुआ है, क्योंकि वो एक ऐसी कम्युनिटी को बिलोंग करते थे जिसके कारण वो मध्य प्रदेश में क्या पूरे देश में उनकी पहचान बन गई थी। और अब चूंकि चुनाव में उनको टिकट नहीं मिला और अब बीजेपी भी नहीं जीती, अब अगले चुनाव में हो सकता है कि नरोत्तम मिश्रा जी को टिकट मिल जाए, क्योंकि अभी 2.5 साल ही तो बचा हुआ है। तो हो सकता है कि संगठन ने ऐसा मन बना लिया हो कि चलो ठीक है, अभी 2.5 साल के लिए, जैसा कि बीजेपी में परंपरा रही है कि कभी 1 साल की राज्यसभा को किसी के लिए भेज दिया, 5 साल के लिए किसी और को भेज दिया, उपचुनाव में किसी, जो उनकी अपनी अंदर जो इंटरनल जो डीलिंग होती है उसका हो सकता है ये पार्ट हो और आगामी चुनाव नरोत्तम मिश्रा जी निकाल लें, ऐसी संभावनाएं प्रतीत होती हैं। लेकिन ये जो बार बार बातें आ रही हैं कि संगठन की तरफ से ढील पोल हुई है, यदि ऐसा है तो नितिन नवीन जी के एरिया में तो प्रशांत किशोर की पार्टी जीत गई है, जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तब क्या इसको मानेंगे? देखिए, चुनाव में हार जीत जो है ना, वो मतदाताओं के ऊपर निर्भर करती है और आपकी रणनीति पर। और मेरी ऐसी मान्यता है, मैं भी थोड़ा सा राजनीतिक जो फिलॉसफी है, राजनीतिक जो ट्रेंड चलते हैं, जो सर्वे होते हैं, जो मैं तो राइट फ्रॉम 1997 सी वोटर के समय से चीजों को जानता हूं, जो बड़े बड़े जो सर्वे कराने वाली कंपनियां हैं। देखिए, ये चीजें जो है ना बहुत वैसी चलती है जैसी दिखती नहीं है। तो अब जो वहां के रिजल्ट आए नितिन नवीन जी के, वो उनके लिए भी मतलब उचित नहीं हो सकते, और उसी संदर्भ में यहाँ के लिए देखें आप, तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जो ये चुनाव है, ये उपचुनाव है, ये मेन चुनाव नहीं है। तो मेन चुनाव की जो टर्मिनोलॉजी रहती है उसको जानकार लोग उपचुनाव से उसी नजरिए से देखने लगते हैं, उससे बचने की जरूरत है। ठीक है, मैं अंतिम सवाल दिनेश गुप्ता जी से लेता हूं, उसके बाद मेरे साथ नए मेहमान जुड़ रहे हैं, शैलेंद्र सिंह जी, पूर्व विधायक, कांग्रेस से वरिष्ठ नेता, उनका भी स्वागत करूंगा। दिनेश जी, मेरा सवाल यहां पर बहुत ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि नगेली जी ने कहा कि बांकीपुर चुनाव भी बीजेपी हार गई है, राष्ट्रीय अध्यक्ष का इलाका, प्रशांत किशोर जीत गए हैं, जिनका राजनीतिक करियर ऐसा लग रहा था कि 2-3 कोशिशों के बाद अब वो वापस से उभार पर आ गए हैं, और ये बहुत बड़ा सेटबैक है। तो क्या माना जा रहा है ये कि अब इसके बाद कहीं ना कहीं बीजेपी को राष्ट्रीय स्तर पर सोचना पड़ेगा कि गलती कहां हो रही? देखिए, ये जो पिछले घटनाक्रम है, मतदान के पहले के बहुत सारे घटनाक्रम हैं, उसका इफेक्ट तो स्वाभाविक तौर पर होगा। जैन जी की बात हो रही है, जैन जी के मुद्दों की बात हो रही है, वो हो रही है। लेकिन आप देखिए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी का होगा तो उसकी अपनी एक पॉपुलैरिटी होती है, अपना इन्फ्लुएंस होता है, जिसके आधार पर आप टिकट तय करते हैं। यदि ये पार्टी के लिए सोचने का विषय है ना कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के राज्य में उनकी विधानसभा सीट पर कोई दूसरा जीत जाता है, तो आपके पास भविष्य के लिए कितनी चुनौतियां हैं, किस तरह आप इन चुनौतियों से निपटेंगे। आप 3 राज्यों में चुनाव होते हैं, आप 2 सीटें हार जाते हैं,
तो ये कहीं ना कहीं ये जो संकेत है वो संकेत तो कहीं ना कहीं ये बता रहे हैं कि परिस्थितियां ठीक नहीं है, लोगों का मोह भंग हो रहा है। चंदा चोरी जो जिस तरह से राम मंदिर का मुद्दा सामने आया उस पर भी लोगों की राय कोई बहुत पॉजिटिव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का जो कमिटेड वोटर है उसमें भी बहुत सारी शंकाएं खड़ी हुई हैं। बहुत सारे जो मुद्दे हैं, चाहे पेट्रोल का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, अलग अलग तरह के मुद्दे अलग अलग तरीके से काम करते हैं जी। तो यहाँ भी आप देखिए ना कि यदि मध्य प्रदेश और बिहार में एक जैसी परिस्थितियां बन रही हैं तो कहीं ना कहीं इन मुद्दों का भी असर होगा जो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान करेंगे। बहुत शुक्रिया अदा करूंगा मैं आपका दिनेश जी, हमें वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उषा जी आपके पास आता हूं। उषा जी, राष्ट्रीय स्तर पर क्या एक कहते हैं ना एक माहौल होता है, एक टेम्परामेंट होता है। इस वक्त चुनौती आपको बीजेपी को मिल रही थी, यह कहा जा रहा है, वो छात्रों के आंदोलन से मिल रही थी, वो एथेनॉल और पेट्रोल के वजह से मिल रही थी, वो महंगाई की वजह से मिल रही थी, और वो मध्य प्रदेश के अंदर किसान, बहुत सारे ऐसे फैक्टर थे जो अगर थोड़ा थोड़ा भी असर डालें तो मिलकर के एक बहुत बड़ी वजह बनाते हैं बीजेपी की शिकस्त के। पर अगर मैं ओवरऑल देखूं तो बांकीपुर भी आपके हाथ से निकल गया, जिसकी उम्मीद कभी नहीं की थी। 33 साल बाद पार्टी को वो सीट गंवानी पड़ी। क्या आपको लगता है कि राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे भी इफेक्ट कर गए यहां? निश्चित रूप से राष्ट्रीय मुद्दे प्रभावित तो करते ही हैं। तो अब इसको लेकर के क्या जो आलाकमान है छात्रों को लेकर के वो संजीदा हुए? किसान आंदोलन जब खड़ा हो गया और सीएम हाउस तक किसान पहुंच गए तब बीजेपी संजीदा भी हुए और उसका परिणाम पूरे देश ने भी देखा जी कि किस प्रकार से राष्ट्रद्रोही ताकतें, असामाजिक तत्व इन आंदोलनों में घुसकर बच्चों को गुमराह कर रहे थे। राष्ट्र नायक जी ने सारी समस्याओं का समाधान बच्चों के समक्ष रखा। बच्चों ने भी गलतियां मानी और अपनी क्षमा मांगी, अपनी गलती स्वीकार की। इतना बड़ा देश है जी, जो वातावरण बनता है उसकी कृत्रिमता जब समाज के सामने आती है तो ये स्वयं ही जड़मूल से उखाड़ के फेंक दिया जाता है। ठीक है, लेकिन उषा जी मुझे एक चीज और आपसे जाननी है, क्या अब आपको लगता है कि बीजेपी को एक बार रीथिंक करना चाहिए? क्योंकि बीजेपी एंटिसिपेशन करती थी आने वाले वक्त का, और अब यह हो रहा है कि आम आदमी को लग रहा है कि अरे छात्र आंदोलन को इतना बड़ा क्यों कर लिया राष्ट्रीय स्तर पर? किसान जब भोपाल में सीएम हाउस के सामने डेरा डाल देते हैं तब जाकर के 60% खरीदी का निर्णय होता है। वो मांग कर रहे थे पिछले 20-25 दिनों से, हम मीडिया के तौर पर खबरें दिखा रहे थे। अच्छा, अब दिक्कत यह है कि आपके इंटरनल सोर्सेस जो बताते हैं, जो पार्टी का आपका सबसे बड़ा और सबसे विश्वसनीय मैकेनिज्म है, उस पर भी रिएक्शन नहीं हो रहा है, उस पर रिएक्ट नहीं कर रहा है पार्टी का संगठन। और अब तो ये हो गया कि मीडिया जो दिखा रहा है कि भाई देखो किसान आक्रोशित है। हम 20 दिनों से पूरे पट्टी की नरसिंहपुर, नर्मदापुरम, जबलपुर, मंडला, यहां पूरा इलाका जो है जहां जहां मूंग होती है उसकी खबरें दिखा रहे थे। लेकिन कब एक्शन हुआ? जब वो सीएम हाउस पहुंच गए। देरी से एक्शन हो रहा है। क्या ये डिले जो है ये परेशान कर रहा है पार्टी को? उषा जी से लगता है संपर्क टूट गया है मेरा। उषा जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? चलिए मैं जल्दी से शैलेंद्र पटेल जी के पास आ जाता हूं। जी हाँ उषा जी, प्लीज आप आंसर दे दीजिए, फिर मैं शैलेंद्र जी का रुख कर रहा हूं। जी 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 जी, तो निश्चित रूप से समय रहते सब निर्णय होंगे पार्टी विजेता के साथ। जीत कोई हार ये हमको प्रेरित करती है कि हम उसकी ठीक समीक्षा करें और सकारात्मक दिशा में आगे बढ़े कि किस प्रकार से अगली बार हम अपनी विचारधारा को जिता पाएंगे। ठीक है, मेरे साथ शैलेंद्र सिंह पटेल साहब जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया और आने के लिए आपका, और साथ ही साथ बहुत सारी शुभकामनाएं। पहले आप, ये बहुत कम मौके मिलते हैं। धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से दतिया के जनता जनार्दन को, मतदाताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और आप सभी साथियों को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। शैलेंद्र जी, किसे जीत का असली हकदार मानते हैं आप? क्या वजह रही कि भाई बीजेपी की तमाम कोशिशों के बाद भी ये मेलोडी बट रही थी? भाई जरा इसको स्क्वीज कीजिए भाई, ये क्या चल रहा है? ये मेलोडी बट रही है भाई, देखिए बीजेपी के दफ्तर में। तो शैलेंद्र जी, मेलोडी बटी तो बटी क्यों, ये बताइए भाई, क्या क्या कारण रहे जिसकी वजह से मेलोडी बांट दी आप लोगों ने? देखिए, मेलोडी के बारे में आज इसलिए नहीं कहना चाहता हूं कि पूरा देश मेलोडी को जानते हैं कि देश में समस्या बहुत ज्यादा आगे बढ़ी, जेन ज़ी परेशान थे और हमारे देश के प्रधानमंत्री मेलोडी बांट रहे थे। खैर, वो विषय अलग है। आज का विषय दतिया का उपचुनाव है और निश्चित रूप से जो आपका पहला सवाल था कि आप किसको श्रेय देना चाहते हैं, जो श्रेय है वो पहला श्रेय जाएगी वहां की जनता को, जिन्होंने उन्होंने मतदान किया।
क्योंकि अगर वो मतदान नहीं करते तो हम इस जगह पे नहीं पहुंच पाते। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं वहां के कार्यकर्ताओं को जिन्होंने पार्टी के लिए पूरी ताकत से काम किया, और जो पूरी पार्टी का मैनेजमेंट, चाहे राहुल गांधी जी ने जो संगठन सृजन के माध्यम से पूरे देश के अंदर और मध्य प्रदेश के अंदर नई कांग्रेस पार्टी को गठन करने का, बनाने का प्रयास किया है। हमारा जो स्ट्रक्चर है, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का जो संगठन है, वो नीचे पंचायत और बूथ लेवल तक पहुंचाने का संगठन सृजन के माध्यम से किया गया है। और प्रदेश के तमाम नेता, खासकर हमारे प्रदेश अध्यक्ष और हमारे नेता प्रतिपक्ष, और जो जीतू पटवारी जी की मेहनत थी कि लगभग 200-250 बूथ पे वो खुद प्रचार करने गए, लगातार उन्होंने अटूट मेहनत करी, परिश्रम किया और रात दिन वहां लगे रहे। और पूरे पार्टी का एक मैनेजमेंट होता है। और सबसे बड़ी बात है, जब टिकट का निर्णय हुआ तो वो कोई किसी के कहने से नहीं हुआ। वहां के हमारे जो कार्यकर्ता थे, वहां के स्थानीय नेता हैं, जो उन सबसे फीडबैक लेने के बाद टिकट का वहां पे वितरण हुआ। यानी कि जो राहुल जी ने कहा कि अब कार्यकर्ताओं की सुनी जाएगी, उसी सुनवाई के हिसाब से घनश्याम सिंह जी का टिकट हुआ। और उसके बाद जो प्लानिंग हुई और जिस तरीके से पूरा चुनाव का प्रबंधन हुआ, चाहे सिद्धार्थ कुशवाहा जी हो, लाखन सिंह यादव जी हो, चाहे जयवर्धन सिंह जी हो, चाहे दिनेश गुरदर्श जी हो, चाहे सचिन यादव जी हैं, चाहे नीतू सिकरवार जी, तमाम जो हमारे, चाहे प्रभु सिंह जी ठाकुर हैं, जो अलग अलग लोगों ने, चाहे हमारे जितने भी वहां पे साथी कार्यकर्ता काम कर रहे थे, क्लस्टर लेवल पे, सेक्टर लेवल पे, बूथ लेवल पे, उन्होंने बहुत मेहनत की। और घनश्याम सिंह जी की जो छवि थी, जो एक सहज सरल व्यक्तित्व का, उसने भी इस चुनाव को जिताने में बहुत हम सबको मदद की, क्योंकि कंबाइंड टीम एफर्ट होता है। कोई एक कारण किसी जीत के पीछे नहीं होता। जिस तरीके से हार के भी कई कारण होते हैं, इसी तरीके जीत के लिए भी एक रणनीतिक तैयारी की जाती है, एक प्रबंधन किया जाता है चुनाव का। और क्योंकि ये चुनाव कोई आम चुनाव नहीं था, इसे वहां के मतदाताओं को स्पष्ट पता था कि आज से सरकार का बदलना या बिगड़ना नहीं होगा। उसके बाद में भी जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ असंतोष है, जो वादे उन्होंने 2.5 साल पहले चुनाव में किए थे 2023 में, वो अपूर्ण हुए, उसके खिलाफ ये वोटिंग हुई है। किसानों की ये वोटिंग उसके खिलाफ हुई है, जनजी की वोटिंग उनके खिलाफ हुई है, आम लोगों जिनसे वादा खिलाफी हुई है, उन सब लोगों ने भारतीय जनता पार्टी जो कि एक तरीके से मदमस्त हाथी तरीके। शैलेंद्र जी, मुझे ये बताइए, ये दामोदर यादव ये आपको फायदा करके गए या नुकसान करके गए? 22,000 वोट ले गए। अभी आप जो है 6% के मार्जिन से जीते हैं और वो 14% वोट ले गए। निश्चित रूप से, क्योंकि आज जो मतदाता होते हैं वो अपने आप में निर्णय लेते हैं और किसी भी उम्मीदवार को चुनाव लड़ने का हक होता है। दामोदर यादव भी लगातार वहां पे सक्रिय हैं, वहां पे काम कर रहे हैं। अब मैं कहूंगा कि हमारे वोट ले गए या बीजेपी कहेंगे वोट ले गए, वोट तो किसी ने नहीं देखे, ये आकलन बाद में आएगा। विषय ये है आज सबसे बड़ी बात अभिलाष जी की, जो वहां के कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है, क्योंकि थर्ड उस इलाके में ग्वालियर चंबल में हम देखते हैं वहां पे थर्ड फोर्स भी कहीं ना कहीं वोट लेके जाती है। 15-20% उनके वोट जाते हैं। जो यूपी से लगा हुआ इलाका है, दतिया और यूपी बॉर्डर है, वहां पर कहीं ना कहीं थर्ड फोर्स या फोर्थ फोर्स का भी इन्वॉल्वमेंट रहता है। बाकी तो हमारा सेंट्रल इंडिया है और जो बाकी का हमारा हिस्सा है, वहां पे कांग्रेस तो बीजेपी सीधे तौर पर चुनाव लड़ती है, लेकिन उस बेल्ट में और चाहे हम विंध्य इलाके में चले जाएं, वहां थर्ड फोर्स भी काम करती। कोई पहला चुनाव तो था नहीं जहां पे थर्ड फोर्स ने वहां पे वोट लेके गए। और दतिया की भी हम तासीर देखेंगे, वहां पूर्व में भी निर्दलीय भी चुनाव जीते हैं, समाजवादी पार्टी से भी चुनाव जीते हैं। तो वहां पे मतदाता अपने हिसाब से समझदार मतदाता है और समझदार मतदाताओं ने ये चुनाव में अपना वोट का परिचय दिया। तो मैं क्वेश्चन नहीं उठाना चाहूंगा कि उन मतदाताओं ने का वोट दामोदर जी को किसका गया। ठीक है, सरवन नगेले जी, समाजवादी पार्टी ने समर्थन दिया एंड टाइम पर जाकर के कांग्रेस को। दामोदर यादव से के साथ जो डैमेज करने की कोशिश की गई थी, क्या वो समाजवादी पार्टी के समर्थन से बैलेंस हुआ? क्या कांग्रेस की रणनीति बहुत कामयाब हुई? आज जीतू पटवारी ने अखिलेश यादव को इसके लिए बहुत शुक्रिया भी कहा और कहा कि हमारी जीत में आपका भी बहुत बड़ा रोल रहा है। तो ये क्या आपको लगता है कि बहुत अच्छा एक रणनीति थी और ये फैसला बहुत सही रहा दोनों के लिए, अखिलेश यादव के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए भी रहा और कांग्रेस के लिए तो ऑब्वियसली रहा ही? देखिए अभिलाष जी, ना केवल ये दतिया उपचुनाव के लिए ये जो रणनीति कामयाब हुई है सपा की और कांग्रेस की दतिया उपचुनाव के संदर्भ में, इसके दूरगामी परिणाम आएंगे। जैसा कि अभी तक जो ट्रेंड चलता रहा है कि राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी की परम मित्रता है और एक दूसरे को वो सपोर्ट भी करते हैं, चाहे पार्लियामेंट में हो या किसी भी नेशनल इश्यूज पर कोई बात आती हो। और पहले भी उनका समझौता उत्तर प्रदेश चुनाव में हो चुका था और उसी कड़ी का ये हिस्सा है कि आगे की रणनीति हमारी बरकरार रहे।
और जैसा कि आपने भी कहा है, बिल्कुल सच है कि दतिया में यादव बाहुल एरिया भी है और वो यूपी से लगा हुआ है और समाजवादी पार्टी का वर्चस्व भी है। तो जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का जो बॉर्डर एरिया रहता है, वहां पर जो उत्तर प्रदेश में जिस दल की भी सरकार रही हो या पार्टी का संगठन रहा हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो या कांग्रेस या बीजेपी, उसका प्रभाव वहां पड़ता है। चूंकि मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, वहां नहीं है, तो वहां सपा का प्रभाव पड़ा है और बीएसपी का भी वोट भी दामोदर यादव को मिला है, क्योंकि बीएसपी बुंदेलखंड में बहुत सक्रिय अभी से नहीं, कांशीराम जी के समय से रही है। ये उसका निष्कर्ष जो मेरे को प्रतीत होता है, जो राजनीतिक हकीकत भी है। अब जहां तक एक बार बार ये विषय आ रहा है कि वो 24 घंटे पहले या 18 घंटे पहले दतिया में जो हुआ है, देखिए माननीय अभिलाष जी, आप भी जानते हैं कि रातों रात चुनाव की फिजा इतनी नहीं बदल जाती जितना कि बताया जाता है। 1% जो वोट है, जो फ्लैक्चुअल वोट है, वो कहीं कुछ प्रभावित हो जाता है। लेकिन अब डिजिटल के युग में जहां चप्पे चप्पे पर सारी जानकारी तैनात हो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के एक एक जो है ना, उनके जो वर्कर काम करने वाले, जो सरकारी जो महकमा है वो काम करने वाले लोगों, पार्टी के कार्यकर्ता हो, आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है। और ये कहीं कोई किसी के पास भी जाता है, तुरंत व्हाट्सएप पर मैसेज हो जाता है। और बीजेपी के तो 5 लाख व्हाट्सएप ग्रुप हैं, कांग्रेस के भी है। बहुत सारे ऐसे इंतजामात आईटी के कारण और एआई के कारण हो गए हैं। तो ये अब अंतिम निर्णय तो मैं फिर कहूंगा कि वहां के मतदाता ने किया। वहां का मतदाता को ऐसा लग रहा होगा कि हमारा विकास पिछड़े ना, और अब लेकिन अब पिछड़ने पे वो खुद ही मजबूर हो गए वहां के कार्यकर्ता कि 2.5 साल पहले भी पिछड़ गया राजेंद्र भारती के कारण, अब ये घनश्याम सिंह के कारण। तो अभी वहां के मतदाताओं के ऊपर निर्भर करता है कि उनको अपना ऐसे ही उम्मीदवार को सिलेक्ट करना था कि जिसके कारण जो है ना, सरकार में बैठा हुआ उम्मीदवार नहीं है, जो बाहर का उम्मीदवार है, वो कितना विकास करा पाएगा 2.5 साल में, आने वाला समय बताएगा। ठीक है उषा जी, देखिए बहुत अच्छी बात कही सरमन नगेले जी ने कि कम से कम इतनी राजनीतिक परिपक्वता, मैच्योरिटी हमारे वोटर्स के पास तो है कि हम अगर एक विपक्ष के, उषा जी हाँ, अगर विपक्ष के हमें एक व्यक्ति को जिता रहे हैं तो अगले 2.5 साल हमारा काम नहीं होगा, क्योंकि इसी आधार पर तो आप गए थे वोट मांगने कि भाई देखो 2.5 साल आपने कांग्रेस का आदमी जिता दिया तो आपका काम नहीं हुआ। विकास के आधार पर आप वोट मांग रहे थे वहां, और आपके तमाम नेताओं से मैंने इंटरव्यू में पूछा, उन्होंने कहा कि यहां कोई काम नहीं हुआ। तो जब पार्टी को लेकर के जनता इतनी ज्यादा तय है कि भाई आप काम मत कीजिए पर हमें बीजेपी नहीं चाहिए, यह स्थिति तो बनी है, इसे तो स्वीकार करना पड़ेगा ना कि काम को भी तरजीह नहीं दी लोगों ने। लोगों ने कहा कि भाई बीजेपी के लोग मत देना, क्यों? क्योंकि वहां के स्थानीय लोगों की छवि, स्थानीय नेताओं की छवि, पूरी बीजेपी की नहीं, स्थानीय नेताओं की छवि जो है वो इस कदर खराब हो चुकी है जनता के मन में कि उन्होंने विकास की बलि दे दी, लेकिन जिताया कांग्रेस को। क्या कहेंगे आप? उन्होंने जो निर्णय लिया वो स्वविवेक से लिया, इसकी समीक्षा करके इसको सुधार करना, सकारात्मक दिशा में ले जाना, अब ये हमारी और हमारे संगठन की जिम्मेदारी है और हम इसे बखूबी करेंगे। कोई चिंता का विषय बड़ा नहीं है। ठीक है, अंतिम सवाल मैं ले लेता हूं जल्दी से शैलेंद्र पटेल जी। शैलेंद्र जी, मिठाइयां बांटिएगा, मेलोडी हमारे तक भी पहुंचा दीजिएगा 2-4, ठीक है, अच्छी बात है, पर वो ईवीएम और वो खेला और वो चुनाव आयोग, उस पर आप लोग कुछ नहीं कह रहे। मैं इंतजार कर रहा था सुबह से, आप उनको कुछ भला बुरा नहीं बोल रहे। आप उषा जी मुस्कुराई हैं, उषा जी की बात सुनिए जरा, क्या बोल रही हैं उषा जी? जी, प्रश्न यही है कि सारा विपक्ष जब भारतीय जनता पार्टी जीते ईवीएम पर आरोप लगाता है। हाँ, ये तो है। आज जब ये जीते, आज कोई आरोप इनका नहीं है। शैलेंद्र जी, अब तो बता दीजिए ईवीएम पर भरोसा है? देखिए, आपका बड़ा वाजिब प्रश्न है और बात यह है कि इस चुनाव से सरकार ना बनने वाली थी ना बिगड़ने वाली थी। और जब भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनानी होती है तो जीते हुए विधायकों को बनी हुई सरकार को गिरा देती है, क्योंकि इनकी सेहत पे फर्क नहीं पड़ना था। तो निश्चित रूप से ईवीएम का मामला इस चुनाव में नहीं था। जहां तक प्रशासन की बात थी, जो उनका दुरुपयोग था, लगातार हमने इसकी शिकायतें की, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हुई है। वहां पे मैं खुद मौजूद था, कोई वहां पुलिस वाहन के द्वारा कोई चेकिंग वहां पे वाहनों की गई, ऐसा वहां पे करने की जो आरोप था वो सत्य था। लगातार हमारा आरोप लगाने के बाद कहीं कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। ये प्रशासन के दुरुपयोग के बाद में भी जब जनता ने इस चीज का करारा जवाब दिया, क्योंकि चुनाव थोपा हुआ था, क्योंकि चुनाव की जरूरत नहीं थी,
और जब मतदाताओं की जहां तक बात होती है, मेरी बड़ी बहन अभी ठाकुर जी कह रही थी कि उनका फैसला, निश्चित रूप से उन्होंने फैसला लिया, और वो फैसला इसलिए लिया कि इसके पहले भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, वहां से मंत्री थे, तब विकास नहीं हुआ, तो अब हमें विकास की, तो उन्होंने देखा ही नहीं कि विकास क्या होता है, लेकिन उसके बावजूद सरकार के खिलाफ जाके फैसला दिया। ये मतदाता की परिपक्वता थी जल्दी से मुझे एक चीज बताइए, इस तरीके से काम नहीं करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं घर बैठा। शरण जी बस 10 सेकंड मेरे पास और एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल छूट रहा है। राजेंद्र भारती के ऊपर एक्शन हुआ कि उन्होंने अपने समर्थकों के साथ डैमेज किया, पार्टी को सैबोटेज किया। क्या सिर्फ राजेंद्र भारती अकेले ने किया या उनके समर्थक जो कांग्रेस के नेता हैं उनके ऊपर भी अब आगे एक्शन होगा? निश्चित रूप से, क्योंकि राजेंद्र भारती जी का नाम सामने था और कैंडिडेट ने खुद उनकी शिकायत की थी, और जो चुनाव लड़ रहा था उसकी शिकायत पे हाईकमान ने प्रदेश नेतृत्व के अनुसार उन पर कार्रवाई की। अन्य कोई भी शिकायतें वहां पे कैंडिडेट और संगठन देखेगा, उस पर आने वाली समय में उस पर कार्रवाई होगी, क्योंकि जो भी इस तरह का काम करता है वो पार्टी के खिलाफ होता है और निश्चित रूप से वो सजा का हकदार है और सजा देने के राजेंद्र भारती जी को मिली। ठीक है, तो अब ये चुनाव भले ही दतिया का हाथ से निकल गया बीजेपी के, लेकिन बीजेपी की सेहत पर असर पड़े ना पड़े, बीजेपी की छवि पर बहुत असर पड़ गया है। कांग्रेस के लिए भले ही सत्ता में आने का कोई रास्ता ना दिखता हो, पर 2028 के चुनाव के लिए भरोसा कायम हुआ है। और प्रदेश के लिए इस लिहाज से ठीक है कि जब सत्ता निरंकुश होती है या संगठन कोई भी जाकर के अति आत्मविश्वास में आ जाता है तो उसे ऐसे झटके लगते रहने चाहिए। यह लोकतंत्र की खूबसूरती है कि अगर कोई मजबूत है तो वो अपने आप को सर्वशक्तिमान ना समझने लगे। इसलिए चाहे कोई भी पार्टियों में, हमेशा कहता हूं कि वो थोड़ा सा उसके अंदर डर होना जरूरी है, पर यह डर का असर केवल नरोत्तम मिश्रा पर निकलेगा या बीजेपी के बाकी नेताओं के ऊपर इसका असर दिखेगा, वक्त बताएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया करता हूं, दतिया की जनता ने भी एक अच्छा जनादेश दिया, क्योंकि स्वीकार बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही कर रही है। हम भी मीडिया के नाते उनका जनादेश स्वीकार करते हैं और उन्हें शुभकामनाएं देते हैं चुनाव के लिए। कांग्रेस बीजेपी ने जिस ढंग से चुनाव लड़ा, उन्हें भी बहुत सारी शुभकामनाएं। जीत हार का क्या है, लोकतंत्र है, होती रहती हैं। बहुत शुक्रिया उषा जी, शैलेंद्र पटेल जी, सरवन नगेले जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तमाम दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार।